हेलो एंड वेलकम टू अनोन एंड साइंस बच्चों। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है आज डूब जाऊँ तेरी आंखों के ओशन में स्लो शन में। तो आज मोशन स्टार्ट होने वाला है। मोशन कौन सा सन? मोफन 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 नॉट मोफन, इट इज़ मोशन। तो मोशन की बात करते हैं। मोशन मीन्स होता क्या है? मोशन क्या होता है? ये मोशन मोशन क्या है मोशन? किस चीज़ को मोशन बोलते हैं? तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसके लिए रेस्ट। यदि मोशन को जानना है तो रेस्ट को जानना पड़ेगा। यदि तुम्हें इस तक पहुंचना है तो इससे होकर गुजरना ही पड़ेगा बच्चों तुम्हें, रेस्ट से। तो रेस्ट से होकर गुजर लेते हैं चलो। तो रेस्ट क्या होता है? पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि तुम बेड पे लेटे हुए हो, ऑब्वियसली खड़े तो हो नहीं सकते तुम। पढ़ाई में तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा, तुम लेटे हुए। अब देखो तुम्हारे सामने ये टेबल रखी हुई है, टेबल रखी हुई है। तो तुमने जैसे तुम देख रहे हो रात में 9:30 बजे वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो तुमने 9:30 बजे टेबल से इसकी डिस्टेंस देख ली कि ये है, माना कि 2 मीटर है, चलो 2 मीटर मान लेते हैं। फिर आपने देखी 9:35 पे, 9:35 पे भी 2 मीटर, 9:40 पे भी 2 मीटर, 9:45 पे भी 2 मीटर, 9:50 पे भी 2 मीटर। ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता गया, बट ये डिस्टेंस चेंज नहीं हुई। मतलब टाइम के साथ इसकी पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है क्या? जहाँ पर ये पड़ी हुई थी वहीं पे पड़ी हुई है। इसका मतलब ये क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। किसमें? रेस्ट मोड में है बच्चों। कौन से मोड में? रेस्ट मोड में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोशन। इट इज़ नॉट मोशन, इट इज़ मोशन। इमोशन नॉट इमोशन। देखो देखो यार, एक चीज़ बड़ी अच्छी निकल के आई यहाँ से। मोशन में ई लगाते ही ये इमोशन हो जाता है। मोशन में ई लगाते ही इमोशन हो रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। इसे क्या तुम निष्कर्ष निकालते हो बच्चों, क्या कंक्लूजन निकालते हो? मोशन माने होता है गति, गति। और इमोशन में तो जानती है तुम, भावनाएं होती हैं। पोजीशन चेंज विथ टाइम। मोशन, कोई भी चीज़ मोशन में कब है, कब उसको बोलेंगे कि वो मोशन कर रही है? जब वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। जैसे कि आप सुबह ही सुबह जा रहे हो स्कूल के लिए, और आप खड़े हुए रोड पे, ये खड़े हुए, ये खड़े हुए, ये खड़े हुए, और यहाँ से एक आई बस। तो बस आई, आपने टाइम नोट किया। अब ये तो रात की 9:30 बजे वीडियो देख रहे थे आप, बट अब बच्चों तुम सुबह के 9:30 बजे वहाँ पे खड़े हुए बस का वेट कर रहे हो। एक स्कूटर आया यहाँ से, एक स्कूटर चल रहा है 9:30 बजे यहाँ था, 9:31 पे इससे थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये लगातार मूव करता जा रहा है। 9:32 पे और आगे, 32, 4, 5, 6 ऐसे करके ये आगे बढ़ता है। मतलब टाइम के साथ आप क्या देख रहे हो? इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? इसका मतलब ये क्या कर रहा है? मोफन कर रहा है, मोशन कर रहा है, नॉट इमोशन। इट इज़ डूइंग मोशन। एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, यानी कि मोशन। अब देखो, मोशन करती हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो जैसे कि आप बैठे हुए हो बच्चों, आप क्या हो? बैठे हुए हो, भले ही बैठे हो, पर आपको एक ध्यान के साथ जो हुआ, आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मोशन कर रही हैं। जैसे कि सर बताओ सर, आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है ना, आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, तो ब्लड पूरे के पूरे शरीर में आपका मोशन कर रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह। आर्टरीज और वेन्स में ब्लड किस में फ्लो होता है? आर्टरीज एंड वेन्स में। तो कंटिन्यूस मोशन हो रहा है कि नहीं? आप भले ही बैठे हुए, बट ब्लड वहाँ पे मोशन कर रहा है। अब देखो, जैसे भी अपने आसपास प्लानिट हैं वो मोशन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? अपनी एक्सिस पे। और किसके अराउंड? इसका भी एक सन है, सन। इसका भी एक सन है, SON सन नहीं है, पर इसका SUN सन है इसका। उसके अराउंड मोशन कर रही है, ठीक है। तो प्लानिट मोशन करते रहते हैं, स्टार्स मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल और एटम्स की बात तो अपन ने केमिस्ट्री में करी थी। क्या करी थी? कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में क्या करते रहते हैं? मोशन करते हैं, एक जगह नहीं बैठे हुए, ये मोशन कर रहे हैं। और ये क्यों स्टेबल है? चलो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये स्टेबल क्यों है? बताओ बताओ, बोर्ड साहब ने क्या बताया था? क्या बताया था? ये कौन सी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से स्टेबल होते हैं? एक फिक्स ऑर्बिट होती हैं जिनमें ये मोशन करते हैं, जिनको क्या नाम दिया है? यदि उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो उनकी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। उन ऑर्बिट्स का नाम क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर भी मोशन हो रहा है। ये ऐसी सारी चीज़ अपन आसपास देखेंगे तो बहुत सारे मोशन के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। एयर, जैसे कि आप खड़े हुए, एयर तो मूव कर ही रही है। एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं। आप देखोगे तो हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां मोशन करती हैं। मतलब अपने आसपास मोशन देख ही रहे हो आप लगातार, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मोशन कर रही हैं। अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है मोशन के बारे में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मोशन एक होता है किसी की रेस्पेक्ट में होता है। किसी की रेस्पेक्ट मतलब किसी के सम्मान में नहीं,
किसी को साक्षी मानते हुए होता है, समझ रहे हो। अरे बहुत भारी भारी वर्ड यूज करती है मैंने यार, साक्षी मानते हुए मतलब कोई ना कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा आपको, उसी के बेसिस पे आप मोशन को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि बच्चों आप बैठे हुए हो बस में, जा रहे हो मामा जी के घर, छुट्टियां हो गई हैं, पेपर दे दिए, एग्ज़ाम हो गए, मामा जी घर जा रहे हो, बैठे हुए हो गाड़ी में, ओके। अब तुमने देखा नहीं, तुमने नहीं, बाहर आपके मामा जी खड़े हुए हैं और आपकी बस अभी उनके पास पहुंची नहीं, यहाँ पे खड़े हुए, माना कि यहाँ पे। अब देखो आप आ रहे हो, इधर आपकी बस आ रही है, मामा जी आपके खड़े हुए, तो मामा जी स्टेशनरी है, एक जगह पे रुके हुए, और आपकी बस मूव कर रही है, तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये बस मूव कर रही है। बट अब दूसरी चीज़, आपकी बस तो मूव कर रही है ना, बट आप देखोगे कि जिस बस में आप बैठे हुए बच्चों, आपके साथ के जो पैसेंजर हैं वो बैठे हुए किसी सीट पे, तो वो मूव कर रहे हैं कि नहीं, आपके रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहे हैं कि नहीं। मतलब आप उन्हें देखोगे तो आपको मोशन में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? मोशन की डेफिनेशन क्या है कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तो टाइम के साथ इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पहले भी जैसे कि ये 9:30 पे आपने ऑब्जर्व करना, सारे ऑब्जर्वेशन अपन 9:30 पे लेंगे आज। 9:30 पे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो आपने देखा ये इसी सीट पे बैठे हुए, 31 पे भी इसी जगह पे है, 32 पे भी, मतलब ये टाइम के साथ इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, क्या बोल रहे हैं बताओ, कि इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इनका मोशन नहीं हो रहा। जबकि कोई ज़मीन से देख रहा है, ज़मीन से खड़े होकर जैसे आपके मामा जी देख रहे हैं, तो आप भी मोशन कर रहे हो या आपके साथ वाले मोशन कर रहे हैं। तो एक मोशन जो है वो किसी के रेस्पेक्ट में देखने पे ही पता चलेगा, समझ रहे बच्चे 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 समझ रहा है, ऐसे ही समझना पड़ेगा तुझे। समझ, मोशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। कॉम्प्लेक्स फिनोमेना कैसे, कि देखो कोई तो सीधा सीधा मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, कोई एक सर्किल में चक्कर काट रहा है तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो बहुत सारे टाइप के मोशन होते हैं, कोई ऐसे चल रहा है, ऐसे भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इधर मुड़ गया उधर मुड़ गया इधर मुड़ गया, मतलब इसका रैंडम मोशन है। तो मोशन कई टाइप के हो सकते हैं जिनको अपन देखेंगे, इनमें से कुछ टाइप के मोशन तो अपन पढ़ेंगे, सारे टाइप के मोशन तो नहीं पढ़ने अपने को। स्ट्रेट लाइन मोशन और लास्ट में अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्क्यूलर मोशन। ये दो टाइप के मोशन अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आप ट्रेन में कभी बैठे हो? बैठे हैं ना सर, बिल्कुल बैठे हैं। तो देखो ट्रेन में बैठना, आप बैठना नहीं बैठे हो, बैठोगे तो आपको, आप बैठे हो आप कुछ टाइम के बाद जैसे ट्रेन चलने लगेगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि प्लेटफॉर्म चल रहा है पीछे की तरफ। क्या चल रहा है? प्लेटफॉर्म चल रहा है पीछे की तरफ, जबकि आपकी ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया आगे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेन आगे चल रही है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ दिया, यानी कि आपको प्लेटफॉर्म पीछे चलता हुआ दिखाई देगा। जो यहाँ पे एक शॉप थी वो आपको दिखेगी पीछे चली गई, मतलब वो मोशन में दिखाई थी। अब देखो दूसरी चीज़ बताता हूँ, एक ट्रेन ये थी, एक ट्रेन ये थी, ये साथ में। अब आपकी ट्रेन मूव नहीं कर रही, आपके साथ वाली ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, मोशन स्टार्ट कर दिया। तो आप आसपास बाकी स्टेशनरी चीज़ों को मत देखना, कुछ भी दुकान वगैरह कुछ भी मत देखना, आप डायरेक्टली इस ट्रेन को देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। किसने? मेरी ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, आपको ऐसा लगेगा। जबकि रियल में ये सामने वाली ट्रेन मूव कर रही हो। क्यों ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा इसलिए लगेगा बच्चों क्योंकि ये ट्रेन जैसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही, तो आपको लगेगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये वाली ट्रेन तो स्टेशनरी है, पर इसके रेस्पेक्ट में मेरी ट्रेन मूव कर रही है, ऐसा लगता है। आप देखना कभी इसमें ट्रेन बैठ के, ऐसा होता है। तो मतलब जो मोशन है वो रिलेटिव फिनोमेना है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं वो डिपेंड करता है। जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट मतलब सम्मान नहीं है यहाँ पे बच्चों, रेफरेंस की बात हो रही है, किसको अपन रेफरेंस बना के उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो मोशन जो मोशन है वो कई टाइप के होते हैं। एक तो कंट्रोल्ड मोशन होते हैं, एक अनकंट्रोल्ड मोशन होंगे, वो अपने लिए अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे नहीं हैं। जैसे कि चक्रवात आ गया, कहीं से हरिकेन आ गया, सुनामी आ गया, तो ये तो क्या है, डिस्ट्रॉय करेंगे चीज़ें। बट कंट्रोल्ड मोशन होंगे ना, वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में अपन पावर जनरेशन करते हैं ना, ये एक ऊपर जैसे ऊंचाई से पानी एक टरबाइन पर डाला जाता है, तो टरबाइन यहाँ पे क्या करता है, मोशन करता है, और टरबाइन की मोशन की वजह से अपने को क्या मिलती है, लाइट, यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको, लाइट नहीं, लाइट एक टेक्निकल टर्म, अपन साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो अब लाइट नहीं बोल रहे हैं, लाइट मतलब प्रकाश होता है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी मिलती है अपने को, क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट होती है। समझ में आया मोशन? समझ में आया बच्चों? तो मोशन के लिए सबसे पहले आपको क्या सेट करना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट। क्या करना सेट पड़ेगा, क्या सेट करना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के मोशन की कोई भी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी, समझ में आया। तो इसीलिए मोशन को जब भी स्टडी करोगे आप, तो आप रेफरेंस पॉइंट जरूर सेट करना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट चलते हैं इस पर।
जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो और आपको जाना है यहाँ तक, स्कूल तक। यहाँ से स्कूल की डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चों, आपका जो स्कूल है जो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 1 किलोमीटर, ये इतनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। आपको यहाँ तक जाना है, ये स्कूल है, ठीक है बच्चों, स्कूल तक जाना है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है आपके घर से। अब बीच में एक दुकान पड़ती है, मम्मी ने आपको 5 रुपये भी दे दिए, मम्मी ने आपको 5 रुपये भी दे दिए, तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम कुछ नहीं खा रहे, तुम कुछ नहीं ले रहे अपने लिए, तुम उसके लिए कुछ ले जा रहे हो, उसके लिए, किसके लिए, उसके लिए तुम्हें चॉकलेट खरीदनी है यहाँ से। और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है 0.5 किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर। 1000, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। अब देखो आपके घर से इतनी दूर पे क्या है, ये है बच्चों, कौन है, सोप है, ये सोप। और आपको यहाँ से क्या खरीदना है, उसके लिए चॉकलेट, ठीक है, अच्छी बात है। बट आपको पता चला कि आपकी 300 मीटर दूरी पे क्या हुआ, आपकी साइकिल पंचर हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, पंचर हो गई साइकिल। 200 मीटर घर से, 200 मीटर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही साइकिल हो गई पंचर, 200 मीटर दूर पे ही साइकिल पंचर हो गई। और 300 मीटर दूर आपके घर से, 300 मीटर दूर क्या है, पंचर सही करने के लिए शॉप है, आप उस पर, ठीक है। पैदल ही जा रहे हो, ये मैं सोचना मैं बस से जा रहा हूँ, बस से मैं सोचना, आप पैदल जा रहे हो। 300 मीटर दूर शॉप है, 500 मीटर दूर आपको जाना है, क्या करना है यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से उसके लिए चॉकलेट खरीदनी है। और फिर 1000 मीटर दूर पे आपकी स्कूल है, ठीक है, वहाँ तक पहुँच जाओगे। अब इन पॉइंट को नाम दे देते हैं। जहाँ पे शॉप है आपकी साइकिल सही करने वाली, उसको पॉइंट ए, जहाँ पे उससे चॉकलेट खरीदनी है उसको दिया बी, और जहाँ पे स्कूल है उसको दे दिया सी। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों, डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, आप क्या भागते हुए गए, भागते हुए सीधे कॉलेज चले गए, सॉरी स्कूल चले गए, आप स्कूल में हो ना, स्कूल चले गए भागते हुए, तो आपने कितनी डिस्टेंस तय करी, 1000 मीटर। सिंपल है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ओके। बट फिर आपको याद आया कि मैं उसके लिए चॉकलेट नहीं लाया। इस बार आपकी साइकिल पंचर नहीं हुई, ध्यान रखना, अभी पंचर पंचर का कुछ केस नहीं। फिर आपको याद आया कि मैं उसके लिए चॉकलेट लाना भूल गया, और ये तो बहुत बड़ी गलती कर बैठा मैं। तो आप वापस लौट के गए यहाँ तक, कहाँ तक, शॉप तक। ये शॉप है ना, ये इधर आए तो देखो आप कितनी, ये 500 मीटर है, तो ये भी डिस्टेंस 500 मीटर होगी ना, क्योंकि जो 500, 1000 में से 500 गया तो 500 ही बचा, ठीक है 500। अब देखो आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। यदि मैं पूछूं, इस वाले पॉइंट को ओ मान लेता हूं, जहाँ से स्टार्ट किया आपने। ए कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पंचर सही करने की दुकान है, बी कौन सा पॉइंट है जो शॉप है जहाँ से तुम्हें चॉकलेट खरीदनी है, और सी पॉइंट है ये स्कूल है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, ए से लेके बी तक, सॉरी ए से नहीं, ओ से लेके बी तक आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले ओ से बी तक जाने में आपने क्या किया, सबसे पहले तो आप ओ से सी पहुंच गए थे स्कूल, फिर आपको याद आया ना वापस आने के लिए, मतलब सी से बी आए, तो टोटल डिस्टेंस ओ सी प्लस ओ बी होगी। तो ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1000 मीटर, प्लस सी से लेके बी की डिस्टेंस 500 मीटर, ये हो गई टोटल 1500 मीटर, यानी कि 1500 मीटर आपने डिस्टेंस कवर करी। कोई डाउट, कोई डिस्टेंस बोलने वाला था मैं, बट कोई डाउट नहीं है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई आपकी, 1500 मीटर, ओके 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 ओके। यदि मैं आपसे अब पूछता हूँ बच्चों कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब देखो ये नई टर्म है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाऊंगा इसको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस तो होती है बच्चों इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जितनी भी टोटल आपने दूरी तय करी, वो होती है डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जितने भी आप चले ना, वो होगी आपकी टोटल डिस्टेंस। यानी कि आप ओ से बी तक चले थे, बट ओ से बी के लिए सबसे पहले आप ओ से सी गए, फिर सी से बी आए ना, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 1000 प्लस 500। बट डिस्प्लेसमेंट जब निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक की डायरेक्ट कितनी डिस्टेंस है, डायरेक्ट कितनी दूरी है, वो डायरेक्ट कितनी दूरी है, मतलब आप ओ से लेके बी तक आए, ओ से लेके बी तक। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले ओ से सी गए थे या फिर सी से बी आए थे, नहीं, आपको डायरेक्ट ही ओ से लेके बी तक की जो भी दूरी है वो देख लेनी है। तो ओ से लेके बी तक की कितनी दूरी है बच्चों,
500 मीटर। तो ये हो जाएगा 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट। दोनों केस सेम है, दोनों केस सेम है। आपको ओ से बी ही आना है बच्चों, और ओ से बी आने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आप ओ से सी गए थे, स्कूल चले गए थे, फिर आपको याद आया कि मुझे ओ से सी नहीं, पहले चॉकलेट लेनी थी, तो आप बी तक वापस आए। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो गई, 1000 प्लस 500 यानी कि 1500। बट डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात आएगी तो वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात करता है। वो ये बात नहीं करता कि आप पहले स्कूल चले गए थे, आपने क्या गलती कर दी, आपने क्या गलती नहीं की। उसे गलती से कोई मतलब नहीं, उसे एक ही चीज़ से मतलब है कि आप इनिशियल पॉइंट क्या था आपका और फाइनल पॉइंट क्या था। तो इस केस में इनिशियल पॉइंट ओ था और फाइनल पॉइंट बी था। ओ से बी की जो मतलब जो भी दूरी है वो 500, इसको दूरी डिस्टेंस नहीं बोलेंगे। तो ओ से बी का जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, 500 मीटर। समझ में आ रहा है ना प्यारे प्यारे बच्चों। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, मैं देखा। डिस्टेंस जो होती है टोटल जितनी भी दूरी आपने देखी थी किसी भी पॉइंट से लेके, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने में जितनी भी दूरी आपने देखी थी वो टोटल डिस्टेंस होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस, उसमें बीच में जितनी भी मिनिमम डिस्टेंस होगी ना ओ से बी की, वही आपको लेनी है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल एक और। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, ओ ए बी। ये माना मैंने 300, ये मान लिया मैंने 400 मीटर मीटर। ओ से सी माना मैंने 1000 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, आप ओ से लेके सी यानी कि डायरेक्ट स्कूल से गए, सॉरी आप डायरेक्ट होम से यानी घर है ना ऊपर, घर से गए स्कूल। तो आप ये बताओ कि डायरेक्ट आपका ओ से सी तक जाने में डिस्टेंस कितनी है। तो आप डायरेक्ट बता दो 1000 मीटर। और मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछता हूँ, ओ से सी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी 1000। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन केस में समान है, सेम है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप कहीं लौट के नहीं आए ना। तो जितनी ओ से लेके सी तक की मिनिमम कितनी डिस्टेंस हो सकती है, वो भी 1000 है, और डिस्टेंस कितनी है टोटल, वो भी 1000 है, यानी कि दोनों सेम है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। और जिस केस में अपन देख ही रहे हैं ओ से सी तक जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन हो सकता है डिस्टेंस से? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर देन हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस डिस्टेंस से बड़ी कैसे हो सकती है, समझ रहे हो ना बच्चों। हाँ, ये इक्वल हो सकते हैं, और डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है आराम से, जैसे कि अभी अपने देखा ही था। अभी जो पिछला वाला केस था उसमें डिस्टेंस कितनी आई थी, 1500 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 500 था। यानी कि ये वाला केस पॉसिबल है, और ये वाला केस ही होता है डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी भी हो सकती है, बट उल्टा पॉसिबल नहीं है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आया ना बच्चों। अब देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है स्केलर। कौन सी केलर, स्केलर। एक होती है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का ध्यान रखा जाता है, डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। वेक्टर में क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि अब मैं आपसे बोलूं बच्चों, आप इस वाले पाथ पे चल रहे हो, ओ ए बी, ये पाथ आपको डायरेक्ट ओ से लेके बी तक आप जाओगे तो डायरेक्ट नीट तक का रास्ता है। किस तक का, नीट क्लियर कर लोगे। ओ से लेके बी का रास्ता आपका नीट के लिए बनाओ। तो आप ओ से लेके बी गए, फिर ए पर आपने डायरेक्शन चेंज करी और बी पर पहुंच गए। ओ से लेके ए गए, ओ से ए कौन सी क्लास है, ये 10th क्लास है। 10th में आपने डायरेक्शन चेंज करी ना, 10th में सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है ना, आपने बायोलॉजी ले ली, बायोलॉजी ले ली तो बी पे पहुंच गए, यानी कि नीट क्लियर कर लिया आपने।
बायोलॉजी लोगी तभी तो नीट क्लियर करोगे बच्चों। तो ए पॉइंट है 10th वाला, यहाँ पे 10th पास करी आपने, 10th क्लियर की और रास्ता चेंज किया। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हो सकते थे ना, कॉमर्स ले सकते थे, आर्ट्स ले सकते थे, मैथ्स ले सकते थे, आपने ली साइंस तो ली, पर साइंस के अंदर बायोलॉजी ली, रास्ता चेंज किया ये वाला और आप पहुँच गए नीट तक। समझ रहे हो? अब देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ बात करेगी बच्चों आपकी क्वांटिटी की, यानी कि ये मान लो ये 10 मीटर की डिस्टेंस है, ये 10 मीटर की, तो टोटल ए से लेके बी तक आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 20 मीटर। 20 मीटर, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, टोटल कितनी। डिस्प्लेसमेंट की यदि मैं बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगा इस, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस होती है ना ओ से बी, तो डिस्प्लेसमेंट यदि ओ से बी जाना है आपको, ओ से बी ये वाली डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे। तो ये डायरेक्शन पे जो भी क्वांटिटी, इसका देखो मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओ से लेके बी तक का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आप जानते हो ना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कि ओ बी, हाइपोटेनियस इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए बी का स्क्वायर, यही होता है परपेंडिकुलर बेस। ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यहाँ से जो वैल्यू आएगी 10√2 आएगी। तो यानी कि ओ बी की जो वैल्यू होगी वो 10√2 होगी। समझ में आया? ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, 10√2 होगी, और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट है तो ओ से लेके बी तक डायरेक्ट अपने को जाना है, 10√2 इसकी वैल्यू। तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती है उनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी फिक्स डायरेक्शन भी होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी होती है उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसकी स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, मास, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्वांटिटी होती है, मतलब कितना केजी है, 2 केजी 3 केजी, और किस डायरेक्शन में मास को ये थोड़ी बोलता है किस डायरेक्शन में मास है, मास तो मास है। वॉल्यूम, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेंथ की भी कोई नहीं होती, टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, पावर, स्पीड, इन सब की कोई डायरेक्ट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी, ये सब आगे देखते जाएंगे जब भी आगे पढ़ेंगे ना, जब भी नहीं अभी पढ़ेंगे आगे, उनमें सब क्लियर होता जाएगा कि कौन वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो डिस्टेंस तो क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑन पाथ। पाथ की एक्चुअल लेंथ क्या है, जैसे ओ से बी अभी अपन गए थे तो उसके लिए अपन सबसे पहले ओ से सी चले गए थे गलती से, अपने को याद नहीं रहा कि उसके लिए चॉकलेट भी लेनी, फिर लौट के आए, तो इसीलिए एक्चुअल लेंथ क्या हुई, ओ से सी गए पहले तो 1000 तो ये हो गई, वापस लौट के आए 500 ही हो गई, तो टोटल 1500 हो गई। जबकि डिस्प्लेसमेंट को ये मतलब नहीं आप लौट के आए कि क्या किया, आप बस ये बताओ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ 500 मीटर थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, ओ से लेके बी तक 500, तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये कैसी होगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, ऑलवेज कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अब चलो थोड़ी सी बच्चों बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इट इज़ यूनिफॉर्म, इट इज़ मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या बोल दिया सर, जैसे कि आप गाड़ी से चल रहे थे, पापा जी के साथ बैठे हुए गाड़ी में, पापा जी के साथ गाड़ी पे बैठे हुए, तो फिर क्या हुआ, आपके पापा जी ने क्या बताया आपको बच्चों कि आपके पापा जी ने फर्स्ट पहली सेकंड में 1 सेकंड के अंदर उन्होंने माना कि 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, अगले 1 सेकंड में वापस 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, अगले मीटर में वापस 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, अगले 1 सेकंड में वापस 2 मीटर की, मतलब हर सेकंड में वो 2 मीटर की डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि हर टाइम इंटरवल में, प्रत्येक टाइम इंटरवल में बच्चों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी जा रही है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और यही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जब आप सड़क पर गाड़ी चलाओगे, तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर सेकंड सेम डिस्टेंस ट्रेवल करो। जैसे कि आप चले चलो आप पैदल जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो, अब क्या हुआ कि आप यहाँ से यहाँ तक आपने चले, फर्स्ट सेकंड में आपने पूरी स्पीड रखी 10 मीटर, आपने फर्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, बट अगले सेकंड में आपको वो दिख गया, आप उसके साथ चलने लगे, और चलते चलते आपकी स्पीड हो गई सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर, मतलब स्पीड नहीं
5 मीटर आपने डिस्टेंस कवर कर पाए, 5 मीटर। फिर आपने टाइम देखा घड़ी में, तो आपने फिर क्या किया, आप फिर तेज़ चलने लगे, दोनों साथ चलने लगे पर तेज़ चलने लगे, और 5 मीटर की जगह आप चलने लगे 8 मीटर की रफ्तार से। फिर आपने टाइम देखा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही लेट होने वाले हैं, तो आप फिर चलने लगे 11 मीटर की रफ्तार, मतलब रफ्तार नहीं, अगले सेकंड में आपने 11 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल करी, नेक्स्ट सेकंड में 5 मीटर, थर्ड सेकंड में 8 मीटर, फोर्थ सेकंड में 11 मीटर। इसका मतलब क्या होगा, माना कि हर सेकंड में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब हर टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी जाए तो उसको बोलेंगे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ रहे हो? तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी एग्जांपल देखते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, कोई डाउट्स तो नहीं है बच्चों? मैंने आपको पूरा का पूरा बता ही दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो होता क्या है बच्चों, एक कोई भी चीज़ है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है जब भी आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे हर टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लोगे, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, अपन इसको करेंगे डिफाइन करेंगे। टाइम इंटरवल की बात आ रही है और डिस्टेंस की बात आ रही है, तो अब एक चीज़ आती है, इस चीज़ को बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होती है, ये क्यों करी गई डिफाइन? अब मैं बताता हूँ ये क्यों डिफाइन करी गई बच्चों, क्यों डिफाइन करी गई। ये इसलिए डिफाइन करी गई बच्चों कि आपको स्कूल पहुँचना था बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना था। अब आपके पास, आप 9 बजे निकले हो, 9 o'clock पे निकले हो घर से, और आपको 9:30 बजे पहुँचना है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस रेट से चलूँ, मतलब कितने टाइम में। टाइम तो फिक्स हो गया, हाफ एन आवर है ना आपके पास, 30 मिनट्स है, टाइम फिक्स है यहाँ पे। अब डिस्टेंस भी फिक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10, 5, 15 और 8, ये कितने हो गए, 23 और 11, 34। तो ये 34 मीटर टोटल डिस्टेंस है, 34 मीटर। और कितने टाइम में ये ट्रैवल करनी है, 30 मिनट्स में, यानी कि 34 मीटर पर मिनट। ये मीटर पर मिनट, ये क्या चीज़ है, ये क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, क्या है ये? तो बच्चों यदि आप इतनी स्पीड से ट्रैवल करते हो 34/30, इससे स्पीड से आप ये स्पीड आप अपनी रखते हो, तो इतनी डिस्टेंस आप इतने टाइम में, यानी कि हाफ एन आवर में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे। तो स्पीड डिफाइन करने का मतलब मकसद यही था बच्चों कि आपको पता रहे कि मुझे किस रेट से चलना चाहिए ताकि मैं रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक अपने फिक्स टाइम में पहुंच सकूं। तो समझ में आया बच्चों? तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड समझ में आई? स्पीड की ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और इसकी दूसरी यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड भी होती है और किलोमीटर पर आवर भी होती है। और मीटर पर सेकंड कैसी यूनिट है, ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर भी होती है, और जो इसकी दूसरी अदर यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, मीटर की सेंटीमीटर भी हो सकती है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो जो अपन नॉर्मल लाइफ में देखते हैं वो क्या होती है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं ज़्यादातर अपने आसपास के। इसीलिए अपन जो रेट ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं वो एवरेज स्पीड के तौर पर करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, जैसे कि आपने ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 34, और कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। तो अपन ने क्या किया, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड किया ना, इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड यहाँ से जो भी आएगी, इसका मतलब ये हुआ, कोई आपको ये बताएगा कि एवरेज यदि इतनी स्पीड से चलोगे, एवरेज इसका मतलब
कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, बट उसका एवरेज इतना आना चाहिए 34/30। यदि आप एवरेज स्पीड से चलोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे 30 मिनट्स में पहुंच जाओगे। समझ में आया? यदि ये यूनिफॉर्म मोशन होता तो क्या होता? यूनिफॉर्म मोशन होता तो क्या होता? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी कि देखो यहाँ पे 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, तो 4 बार 1 सेकेंड हो गए। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1 2 टू 4 2 टू 4 टू 6 और 4 टू 8, 8 y टोटल टाइम कितना ली? अरे अरे अरे, टोटल डिस्टेंस कवर करनी है आपको 8 मीटर, और कितने टाइम इंटरवल में? 1 2 3 4 सेकेंड में, तो 4 2 जा 2 मीटर पर सेकेंड से यदि आप चलते हो तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। अब देखो, इसमें एक चीज़ मैं आपको अच्छी सी बताता हूँ। यदि आप फर्स्ट सेकंड में स्पीड निकालना चाहोगे, फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी आपने? 2 मीटर। कितने सेकंड में? 1 में। तो फर्स्ट सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड आएगी, सेकंड सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड आएगी, थर्ड में भी 2 मीटर पर सेकंड आएगी, फोर्थ में भी 2 मीटर पर सेकंड आएगी। मतलब हर सेकंड में आप देख रहे हो ना, हर सेकंड में देख रहे हो तो स्पीड सेम रह रही है। बट जबकि यहाँ पे निकालोगे आप तो सेम नहीं आएगी। फर्स्ट सेकंड में आप ट्रेवल कर रहे हो 10/1, क्योंकि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 10 मीटर, और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड नहीं यार, इसको 1 सेकेंड नहीं होगा, ये टाइम भी अलग अलग हो जाएगा। 9:30 है ना, तो ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। टाइम इंटरवल यदि सेम भी रख लेते हो तो 30/4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7.5। ये 7.5, तो ये 10/7.5। नेक्स्ट में 5/7.5, नेक्स्ट में 8/7.5, फोर्थ में 8/7.5। यानी कि हर टाइम इंटरवल में जो स्पीड है वो अलग अलग है। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। जबकि यहाँ पे देखो हर टाइम इंटरवल में सेम आ रही थी। ओवरऑल स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड है, और हर टाइम इंटरवल में भी 2 मीटर पर सेकंड है। जबकि यहाँ पे टाइम इंटरवल में तो अलग अलग है, इसीलिए अपन ने निकाली थी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कि एवरेज, इनका एवरेज लेने पे यदि आप इतनी स्पीड रखते हो तो आप अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच जाओगे। कभी कम होगी वो, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम कभी ज़्यादा, बट एवरेज उसका इतना आना चाहिए। तो स्पीड क्या होती है मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया, इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट देख ही लिया आपने इसकी, दूसरी और यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्टेंस स्पीड के साथ वेलोसिटी की। कौन सी सिटी की? ये कौन सी सिटी है? वेलोसिटी। वेलो कहाँ पे पड़ती है? ये आपके घर से थोड़ी सी दूर पड़ती है वेलोसिटी। कौन सी सिटी? वेलोसिटी। चलो इसमें वेलोसिटी मजाक कर रहा हूँ, वेलोसिटी पूरी वेलोसिटी ऐसे करके लिखा जाता है VLOCITY। इसको अलग अलग मत कर देना, वैलो अलग सिटी अलग। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। एक ही डिफरेंस है वहाँ, यहाँ पे इन दोनों में। वहाँ पे डिस्टेंस आ रही थी, यहाँ पे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। कौन सा मेंट? डिस्प्लेसमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? वो डिस्टेंस थी, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। जबकि स्पीड स्केलर। स्पीड कैसी क्वांटिटी? स्केलर। ये कैसी है? वेक्टर। इसको डिनोट करते हैं V से, उसको डिनोट करते थे S से। इसकी यूनिट भी सेम रहेगी, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों को मेजर तो मीटर या किलोमीटर में किया जाएगा। इसकी जो फॉर्मूला होगा उसमें डिस्टेंस लिख रहे थे ना ऊपर स्पीड में, यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, और कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, नहीं है बच्चों। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है देखते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ओके। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, ओके। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। डिनोटेड बाई S, डिनोटेड बाई V, ओके। यूनिट दोनों की सेम ही होती हैं। फॉर्मूला डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखते हैं कि दोनों में क्या। देखो इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एग्जांपल। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था वो ही ले लेता हूँ। OABC, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी 1000, ये थी 300, और ये थी 400। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत अच्छी। आप सबसे पहले स्कूल भाग के चले गए थे, बताया था मैंने, स्कूल भाग के चले गए थे, ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब देखो
इसमें आपको 1000 मीटर की दूरी में टाइम लगा, माना कि आपको कितना मान लेते हैं, 1 किलोमीटर चलने में आपको कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, 20 मिनट लग गई। चलो 20 मिनट का मतलब कितनी सेकंड हो गई, मिनट को सेकंड में चेंज करना आता है, 60 से मल्टीप्लाई करके ये हो गई 1200 सेकंड। तो ओ से लेके सी तक कितनी स्पीड आपको रखनी पड़ेगी ताकि आप 20 मिनट में पहुंच जाओ। तो आपको स्पीड रखनी पड़ेगी बच्चों, एस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर अपॉन टाइम 1200 सेकेंड, कट हो जाएगा 10/12 यानी कि 5/6 मीटर पर सेकेंड। यदि आप स्पीड रखते हो, इतनी स्पीड से चलते हो यहाँ से, तो आप अपने 20 मिनट में पहुँच जाओगे यहाँ से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दूसरा काम ये भी कर सकते हो, अब कोई आपसे ये पूछ ले कि मीटर पर सेकंड में नहीं, मुझे वैल्यू चाहिए किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में नहीं, वैल्यू चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर दे रखी है यदि कोई यूनिट, तो आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं डायरेक्ट एक चीज़ बता दूंगा, पहले आपको ये बता देता हूँ वो आती कैसे। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई होके, इसको चेंज करने के लिए आवर को सेकंड में 60, पहले मिनट हुआ फिर सेकंड, इनको कट करो, ये 10/36 यानी कि 2 5 10 और ये हो जाएगा 18। तो यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 का, 5/18 का। यदि आपको मीटर पर सेकंड को चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 का। समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? यदि इसको इसमें करना है तो 5/18, उसको इसमें करना है तो 18/5। अब बताओ, ये मीटर पर सेकंड था ना, मीटर पर सेकंड था, 5/6 आया था ना आंसर मीटर पर सेकंड। यदि आपको किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करना होगा तो क्या करोगे, 18/5 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 3 किलोमीटर पर आवर। आप इतनी स्पीड रखते हो बच्चों, इतनी स्पीड रखते हो तो आप टाइम से पहुंच जाओगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली ये आपको 3 किलोमीटर पर आवर ला के दिखाता हूँ। देखो, आपको स्पीड निकालनी थी। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। और 1000 मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर। ओके, और डिवाइडेड में कितना आएगा 20 मिनट्स। मिनट्स को यदि आर में चेंज करना हो तो उसमें 60 का डिवाइड करते हैं, तो 60 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 6 चला जाएगा ऊपर, 60 चला जाएगा ऊपर, 20 रह जाएगा नीचे, 2 3 जा, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट आ गई ना। मैंने यहीं पे यूनिट चेंज कर ली, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों। आप डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर सकते हो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। एक से दूसरे में चेंज करना हो, दूसरे से तीसरे में चेंज करना हो, ये सारी चीज़ें पता चल गई ना आपको, तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ये कौन सी चीज़ होगी सर, ये तो आपने बताया नहीं। हाँ, नहीं बताई तभी तो बताऊँगा ना। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे कि बच्चों, आप जा रहे हो गाड़ी में बैठ के पापा जी के साथ, और आपके पापा जी ने गाड़ी चलाना स्टार्ट करी, और फर्स्ट सेकंड में पहले उनकी कुछ टाइम के लिए उनकी स्पीड थी माना कि 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड हो गई उनकी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड और इनकी जो फिर होगी 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हुई 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हुई 25 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे हो ना इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये हो रही है, मतलब हर टाइम में स्पीड इंक्रीज होती है। अब इसको एक ऐसे करके बना लेते हैं। स्पीड कितनी थी 5, फिर हो गई 10, 5 10 15 20 एंड 25। समझ में आया बच्चों? पहले स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 15, फिर 20। मतलब यदि मैं एक्सेलरेशन जानना चाहूँ तो एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता क्या है बच्चों,
यूनिफॉर्म मोशन तो मैंने बता दी, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी वो होता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहे। ठीक है, डिफरेंट वेरीज विद टाइम। वेलोसिटी यदि टाइम के साथ वेरी करती है तो उसको वेलोसिटी में चेंज बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि वेलोसिटी ऐसे चेंज कर रही थी। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को जो डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। समझ में आया क्या होता है वेलोसिटी, क्या होती है? देखो 5 से लेके 10 तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी 10 थी, इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, और ये चेंज होने में माना कि टाइम लगा 5 सेकंड का। ये सारी की सारी स्पीड दे रखी मीटर पर सेकंड में। और कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम भी है सेकंड में 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट पता चल गई। अब देखो एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इक्वल टाइम, मतलब इनको एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी वेलोसिटी चल रही है, और स्ट्रेट लाइन में यदि इंक्रीमेंट की और डिक्रीमेंट की रेट जो है ना इक्वल है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल क्या है? फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या हुआ? जैसे कि आप एक बिल्डिंग पे खड़े हुए हो, आपने यहाँ से बॉल नीचे फेंकी, इसको बोलते हैं फ्री फॉल, यानी कि फॉल अंडर द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी। यहाँ पे जी लगता है हर टाइम पे, कितना लगा जी, यानी कि एक्सेलरेशन हर टाइम पे जी लग रहा है, यानी कि सेम कितना भी टाइम, कोई भी टाइम इंटरवल हो, इसमें हमेशा ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता रहेगा। यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, जैसे कि आपके पिताजी ने गाड़ी चलाई पहले 5 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसके बाद चला दी 15 से, इसके बाद चला दी 20 से, उसके बाद चला 21 से, उसके बाद 23 से, माना कि यानी कि जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पहले चेंज यूनिफॉर्म था ना, 5 का चेंज आ रहा था हर बार, अब चेंज यूनिफॉर्म नहीं है। पहले 5 का चेंज आया, फिर आ गया 15 का, फिर आ गया 1 का, फिर आ गया 2 का, यानी कि चेंज जो है यूनिफॉर्म नहीं है। यदि यूनिफॉर्म चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे जो चेंज यदि यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा उस केस में उसको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो बता दिया, ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कितने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज हुआ उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन यदि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और एक्सेलरेशन अभी नेगेटिव होगा यदि तो क्या होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। अब ये मैंने नहीं बताऊँगा, ये मैं नहीं बताऊँगा बच्चों। एक्सेलरेशन देखो, चलो थोड़ा सा एग्जांपल दे दो, थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ? नहीं दे रहा, आप ही बताओ। इक्वेशन ऑफ मोशन को जानने से पहले आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब आप लगा सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन आप तभी लगा सकते हो बच्चों जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, मोशन जो हो रहा हो ना उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। कैसा हो? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac। ये तभी लगा सकते हो जब मोशन कैसा हो, जिसका एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट हो, तभी तो ये आया। अभी देखते हैं इसको डेराइव कैसे करें, डेराइव करना भी सीखेंगे। फ्री फॉल क्या होता है वो देख लेते हैं। चलो, फ्री फॉल मैंने बताया कि फॉल अंडर द ग्रेविटी, जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है उसको बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई मोशन ओनली ग्रेविटी के अंदर होता है, वहाँ पे और कोई
फोर्स या और कोई मोशन यानी और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। जैसे कि आपने छत से कोई बॉल फेंक दी, कोई पत्थर फेंक दिया, आप तो यही काम करते रहते हो ना, पत्थर पत्थर फेंकते रहते हो, तो इसी चीज़ को बोलते हैं फ्री फॉल। कौन सा फॉल? फ्री फॉल। अब देखते हैं कि जो अपनी डेरिवेशन देखते हैं क्या? हाँ, डेरिवेशन देखते हैं पहले। इनका जो डेरिवेशन है इनका, ये इक्वेशन कैसे आई उनको देखते हैं अपन। उनको देखने के लिए आप क्या करते हैं, एक बना लेते हैं ग्राफ। तो पहले इसके लिए तो ग्राफ समझना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना। चलो ग्राफ समझ लेते हैं। बेसिक्स ऑफ ग्राफ देखते हैं। बेसिक्स ऑफ गिराफ, जिराफ नहीं, गिराफ। ग्राफ क्या होता है सर? तो सबसे पहले बनाते हैं अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ। इधर लिया डिस्टेंस को और इधर लिया टाइम को। डिस्टेंस ऊपर गया, ये टाइम। अब देखो टाइम के साथ यदि डिस्टेंस, ये इसको मान लेता हूँ मैं 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, ये 10, 6 के बाद 8 आएगा ना, 10, फिर 10 मीटर। टाइम है यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये रही। अब देखो, आप ये बताओ ये किस तरह का मोशन है, या मोशन हैवी कि नहीं। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है? टाइम के साथ पोजीशन चेंज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 सेकेंड पे आपने देखा 6 मीटर की डिस्टेंस पे कोई वस्तु पड़ी हुई है, माना कि 6 मीटर की डिस्टेंस पे आपकी चप्पल पड़ी हुई है। आपने 2 सेकेंड पे देखा तब भी वो 6 मीटर पे पड़ी हुई है, 3 सेकेंड पे देखा तब भी 6 पे, 4 पे देखा तब भी, 5 पे देखा तब भी, यानी कि वो चप्पल आपकी मूव कर ही नहीं रही, यानी कि वो एक जगह पे पड़ी हुई है। तो ये मोशन है ही नहीं, ये है रेस्ट। ये है रेस्ट। इसको मोशन बोलना गलत है, सरासर गलत है, बेईमानी है ये तो ये तो हो गया रेस्ट भाई। यदि डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो उसको तो बोलेंगे रेस्ट। अब बात करते हैं मोशन की। 1 सेकेंड पे इसने 2 मीटर दूरी तय कर ली। अगले 1 सेकेंड में, यानी कि जब 2 सेकेंड हो गई तब इसने 4 मीटर, फिर इसने 6 मीटर, फिर इसने 8 मीटर, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। तो ये ऐसे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि 0 सेकेंड पे ये। अच्छा, अब 0 सेकेंड में भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर 0 सेकेंड क्यों लेते हैं? जहाँ से अपन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं ना, जिस टाइम से देखो तुम 9:30 बजे जैसे तुमने स्टार्ट किया ऑब्जर्वेशन, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए ना कि टाइम तो सर 9:30 बजे लेना चाहिए। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बट यहाँ पे 9:30 को ही 0 सेकंड लिया। क्यों लिया गया 9:30 को 0 सेकंड? तो जिस पॉइंट से अपन देखना स्टार्ट करते हैं उसको 0 सेकंड लिया, फिर उसके बाद जैसे 9:30 के बाद आपकी 1 सेकंड निकल गई तो फिर उसको 1 सेकंड लिया, फिर 2 सेकंड, यानी कि जिस पॉइंट से अपन रेफरेंस लेते हैं उसको 0 सेकंड से स्टार्ट किया है, उसके बाद ऐसे मोशन करते जाने। अब देखो, अब देखते हैं इस वाले ग्राफ से क्या क्या निकल सकता है, वो निकालते हैं ना। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ रहे हो बच्चों? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया? और आपने क्या किया, 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक का ऑब्जर्वेशन देखा, 0 से लेके 2 सेकंड तक का ऑब्जर्वेशन देखा, ठीक है। तो 0 से लेके 2 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी आपने? कितना? पहले 0 पे 0 था, 0 पे 0 और 2 सेकंड पे 4 मीटर की डिस्टेंस, यानी कि 4 माइनस 0। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड तक पहुंच गए आप, माइनस 0, 2 माइनस 0, तो यहाँ से आया 2, स्पीड आ गई यहाँ से 2। अब देखो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस और टाइम की जो इस चीज़ को बोल क्या रहे हैं, 4 माइनस 0, 2 माइनस 0, इसको बोला जाता है स्लोप। स्लोप क्या बोला जाता है? स्लोप। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? स्लोप जो होती है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो देती है अपने को वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल हो रहा है ना यहाँ पे,
जब टाइम इंटरवल 1 सेकंड है तो ये 2 मीटर की 4 है, तब ये 2 सेकंड पे 6 है, तब ये 3 पर 3 आएगा यहाँ पे। फिर 8 है तो ये 4 है, यहाँ पे 4 आना चाहिए। ये 10 है तब यहाँ पे आ रहा है 5 सेकंड। ये 5 सेकंड तक ये हो गया, इनको हटा देते हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल हो रहा है। तो इस वाले ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप ये होती है, स्लोप यानी कि एंगल जो बनता है इसको स्लोप बोलते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो देती है वेलोसिटी। अब देखो मज़े की बात देखो कि आप इस वाले इस वाली लाइन पे कहीं से भी आप ऑब्जर्वेशन कर लो, आपकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी, यही आएगी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ही आएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब इसकी स्पीड सेम है हर टाइम पे। तो ये देखते हैं कैसे होगा। माना कि मैंने ऑब्जर्वेशन किया 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में, तो 4 सेकंड पे इसकी कितनी डिस्टेंस थी 8 मीटर, और 2 सेकंड पे इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर, तो 8 - 4 अपॉन 4 - 2, तो ये हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। देखो सेम आ रही है ना। ऑब्जर्वेशन आप 4 से लेके 5 सेकंड का भी कर सकते हो। तो 8 से 10 हुई ना वैल्यू, यानी कि कितना डिस्टेंस में चेंज आया 2 मीटर का। टाइम कितना है 1 सेकंड, तो ये 2 मीटर। यानी कि देखो इस स्लोप इसकी सेम है, इसीलिए ये वेलोसिटी हमेशा सेम आ रही है। इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तब भी अपन इसको देखेंगे। अब देखो दूसरा ग्राफ मैं बताता हूँ आपको। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 सेकेंड पे मान लो कि ये 2 पे था, डिस्टेंस 2 थी, पर 2 सेकेंड पे इसकी डिस्टेंस अचानक से हो गई, 2 सेकेंड पे इसकी डिस्टेंस हो गई 5। 3 सेकेंड पे 3 सेकेंड पे 3 सेकेंड पे 3 सेकेंड पे इसकी डिस्टेंस हो गई 7। यानी कि अब जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब अभी स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, अभी स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन गया। तो इसको कैसा मोशन बोलेंगे? ये मोशन है यूनिफॉर्म नहीं है अभी। अब इसकी स्लोप लेके आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते बच्चों, इसकी स्लोप लेके पूरी की वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी निकालनी है तो आपको एक इसके साथ में जाती हुई, इसके पास में जाती हुई एक लाइन खींचनी पड़ेगी और उसकी स्लोप निकाल सकते हो, बट वो अपने को करना नहीं है टास्क, में बता रहा था बस ऐसे। तो अपने को क्या करना है, इस वाले ग्राफ को स्टडी नहीं करना ज़्यादा। नॉन यूनिफॉर्म का बस एग्जाम्पल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, देख लेना। एग्जाम्पल का मतलब तो आप समझ ही गए कि आपको सिर्फ वो एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये है 4 मीटर पर सेकेंड, ये है 8 मीटर पर सेकेंड, और बीच में आएगा कहीं 6 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी, इधर आएगा टाइम। अब देखो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ऐसा ग्राफ बन रहा है कोई। तो 1 सेकेंड पे भी 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पे भी 4 मीटर, 3 पे भी 4 मीटर, 4 पे भी 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक टाइम पे वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड ही है। हर एक टाइम पे जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड ही है। यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी कि ये कैसा मोशन होगा, इसमें कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, यानी कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन है। अब देखो, अब देखो एक प्यारी बात देखो यार, अब देखो प्यारी बात। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करोगे? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम के ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होता है वो अपने को देता है डिस्प्लेसमेंट। कौन सा मेंट? डिस्प्लेसमेंट। कैसे देता है देखो, यदि मैं आपसे पूछ लूँ, पूछ ही लेता हूँ, चलो पूछ ही लेता हूँ, पूछ ही लेता हूँ आज तुमसे कि बच्चों इस ग्राफ में ये बताओ आप मुझे कि इसने जीरो से लेके, मतलब जीरो से लेके 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट इसका रहा होगा। तो आपको क्या करना है? सिंपली 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 वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकाल सकते हो आप? ये क्या है? रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है ना। अब देखो इसका
रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो आता है ना, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है 4 सेकंड, हाइट कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट भी मैच कर लो, 16 आ रही ना और यूनिट क्या आ रही है मीटर, तो 16 मीटर। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल 0 से लेके 4 सेकंड तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो कितना है, ये मतलब इस ग्राफ के अंदर का एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज भी तो हो सकती थी, देखते हैं यूनिफॉर्मली चेंज हो सकती थी। देखो अभी जो स्ट्रेट लाइन खींची थी ना, मैं इसमें अभी ये इसमें वेलोसिटी है, पहले डिस्टेंस थी अब वेलोसिटी है, ये टाइम है 1 2 3 4, ये 2 4 6 8, 1 सेकंड पे वेलोसिटी है 2, तब 4 है, तब 2 सेकंड पे 4, 3 सेकंड पे 6 और 4 सेकंड पे 8, ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखो एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो देगी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन देगी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू किसी भी सेकंड पे देखो तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 0, 2 माइनस 0 कितना टाइम लगा यहाँ पे 1 सेकंड, 1 माइनस 0 यहाँ से आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। किसी भी टाइम इंटरवल देख लो आपका एक्सेलरेशन सेम आएगा। जैसे कि मैं 4 से लेके 6 इस वाले चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये स्लोप निकाल रहा हूँ मैं, स्लोप तो सेम ही रहेगी। आप कहीं भी देख लो स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो सेम ही रहेगी। अब देखो कितनी डिस्टेंस है ये वर्टिकल, 6 माइनस 4 यानी कि 6 माइनस 4, और ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो यहाँ से भी 2/1 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया तो देता है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप देती है एक्सेलरेशन। जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो था उसकी जो स्लोप थी एस इक्वल टू वी इक्वल टू 20, तो डी/टी आएगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन। तो वह जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ थी उसको जो स्लोप थी वो देती थी वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हैं स्पीड। यदि डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड बोल, तो स्पीड देती थी वो। जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो देती है एक्सेलरेशन, और जो एरिया होता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, कोई दिक्कत इसके अंदर होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप चलो इसको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब देखना। तो अपन क्या कर लेते हैं अभी फ़िलहाल ये कर लेते हैं कि इन डेरिवेशन देख लेते हैं इसका, किसका, इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो आपको एकदम याद होनी चाहिए, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आप क्या करना है, ग्राफ बना लो एक। कौन सा ग्राफ बनाना है आपको, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। और ये ग्राफ आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं करना है, ये करना है यहाँ से। क्यों करना है मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को इनिशियल वेलोसिटी देखो, हर एक इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी आ रही है ना। यदि अपन 0 से स्टार्ट कर देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी u, तो डेरिवेशन नहीं आएगा। इसीलिए अपने को स्टार्ट करना है यहाँ से, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी u है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये अपन ने पूरा ग्राफ बना लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, स्टार्ट करो डेरिवेशन लेके प्रभु का नाम, ओ ए बी डी। मैं तेनू कट करदा डी पॉइंट पर कट करदा। ठीक है, यहाँ तक टाइम हो गया, ये टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ तक, टी टाइम है ये टोटल। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है इन सब का। तो आप क्या करोगे बच्चों, बी डी डिस्टेंस निकालो। बी डी डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये बी डी, बी डी बी डी बी डी। तो बी डी के लिए आपको क्या करना है, बी, ये टोटल कितनी है बी सी, बी डी होगी आपकी बी सी माइनस डी सी।
यही होगी ना, यही होगी। और बताओ ये है कितनी बी सी कितनी है टोटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है वी पॉइंट है, ये वी, ये टोटल वी है। ओके, और सी डी कितना है, सी डी ये यहाँ से यहाँ तक यू है, तो बी डी जो हो गई अपनी वी माइनस यू हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बी डी वी माइनस यू हो गई। एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बी डी, ये चेंज इन वेलोसिटी है, अपॉन टाइम कितना है ए डी, टाइम टोटल ए डी लग रहा है ना, ए से लेके डी तक का। ओके, वी डी कितना है वी माइनस यू, ए डी कितना है टी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों फर्दर, तो वी माइनस यू इक्वल टू ए टी हो गया। यहाँ से वी कितना आ गया यू प्लस ए टी हो गई ना। बल्ले बल्ले, देख रहे बच्चे, बल्ले बल्ले। अब डेराइव करते हैं दूसरी इक्वेशन। कौन सी दूसरी इक्वेशन, तो आप ये बताओ मुझे, वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो क्या देता है, बताओ बताओ क्या देता है। वेलोसिटी टाइम का एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यदि मैं इसी का एरिया निकाल दूँ, ओ ए बी सी, ये टोटल एरिया अपने को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ये निकालने के लिए, ये मतलब ये पूरा एरिया इसके अंदर का, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ। एक तो ये ट्राइंगल ओ ए बी सी क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी क्या हो जाएगा ए बी डी प्लस ओ ए डी सी, ये हो जाएगा ना। तो ए बी डी का एरिया पहले तो बताओ क्या होगा, ये टोटल क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा। एस इक्वल टू ए बी डी का एरिया कितना होगा बताओ, ए बी डी का एरिया कितना होगा रे बच्चे, 1/2 ए डी इंटू बी डी प्लस ओ ए सी डी, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा ओ ए इंटू ओ सी। तो एस इक्वल टू हाफ ए डी कितना है, ए डी कितना है बच्चों टी, और बी डी कितना है बी डी, बी डी पी डी, क्या बी डी पी डी करते हो, बी डी करते हो। बी डी कितना था वी माइनस यू, बी डी कितना था यहाँ से देखो ना फर्स्ट इक्वेशन से, बी डी कितना था वी माइनस यू, और वी माइनस यू अपन ने अभी देखा था, वी माइनस यू इक्वल टू क्या होता है ए टी। तो पहले वी माइनस यू ही लिखो सिर्फ इसको, वी माइनस यू प्लस ओ ए इंटू ओ सी कितना होगा, ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए कितना है यू, ओके, और ओ सी कितना है टी। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू, और वी माइनस यू कितना है ए टी, माइनस यू ए टी है ना। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, और वी माइनस यू कितना है ए टी। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही हो गया ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझा, दूसरी इक्वेशन भी डेराइव हो गई। थर्ड इक्वेशन डेराइव करने का भी तरीका सिंपल है, बस उसमें क्या करना है आपको, आप वापस बना लेते हैं उसको, क्यों क्या क्या था वो, ए बी डी और ओ सी, ए बी ये ओ ये सी। अब आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल सिंपल सिंपल, अब आपको एस, एरिया हमेशा क्या आ रहा था एस ही आ रहा था। ओके, अब एरिया निकालने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेते हैं। अब ट्रेपेजियम का एरिया लेते हैं अपन, अभी अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना, एक ये ट्राइंगल और एक ये रेक्टेंगल नीचे वाला। अब ऐसा नहीं करते, अब इसको पूरा एक होल ट्रेपेजियम मान के इसको सॉल्व करते हैं, होल ट्रेपेजियम मान के इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ओ ए बी सी, ओ ए बी सी पूरा ट्रेपेजियम मान लेते हैं ओ ए बी सी। तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको याद रखना पड़ेगा, बट वो क्या होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड का एडिशन। पैरेलल साइड कौन कौन सी यहाँ पे, ओ ए प्लस बी सी, इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस पैरेलल साइड ये है ना, ये बी सी और ओ ए, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ओ सी। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट वैल्यू पुट कर दो, 1/2 ओ ए की वैल्यू क्या, ओ ए यू,
यहाँ तक की डिस्टेंस यू थी ना, ये यहाँ पे भी है। और बी सी की डिस्टेंस कितनी है, वी। बी सी क्या है, बी है ना। स्कर्ट, अरे 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 अरे, जाने कहाँ चले गए वो, इनको हमने अरे गया गया गया, कोई बात नहीं, अपन तो फटाफट बना लेंगे, इसमें दिक्कत ही नहीं है अपने को। ए बी डी ओ सी 1/2 इंटू ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। तो एस इक्वल टू 1/2, बस एरिया सेम, एरिया तो वही है, यू प्लस वी अभी आया हुआ था, ओ सी कितना है टी, तो एस इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी, यही आ गया। और अभी अपन ने फर्स्ट इक्वेशन से क्या देखा था, वी इक्वल टू यू प्लस वी टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू यदि निकालते हैं तो वी माइनस यू अपॉन ए आएगी, पुट कर दो, वी प्लस यू बाई टू इंटू टी की जगह रख दो वी माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ से एस इंटू इस 2a को इधर ले जा रहा हूँ मैं, 2a को इस एस के साथ, 2a वी प्लस यू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया 2as, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ गई ना इक्वेशन। तो देखो डेरिवेशन करने के लिए मैं आपको वापस स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, प्यारा ग्राफ है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको 0 से स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि अपने को u चाहिए, तो ये ए पॉइंट मानो इसको, ये बी, इसको ऐसे सीधे लेके आओ, यहाँ से ऐसे मिलाओ, आगे इस पॉइंट को मान लिया सी, ये डी, ये ओ, और ये जो है सॉरी 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 नीचे आएगा थोड़ा, ये वी और ये डिस्टेंस है u। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करनी है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सलेशन का फॉर्मूला रखना है। तो क्या है, एक्सलेशन यहाँ से निकाल लो। एक्सलेशन निकालने के लिए अब वो क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम कितना लग रहा है चेंज होने में, ओ सी, टोटल टाइम ओ सी लग रहा है ना, तो अपॉन टी। तो डायरेक्ट इक्वेशन ये तो डायरेक्ट हो जाएगी वी का यू। दूसरा निकालने के लिए आपको क्या करना है, एस निकालना है ना, एस डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट लेना है, इनके अंदर का एरिया ही लेना है, बट एक बार इनको सेपरेट मान के, यानी कि एक ट्राइंगल अलग और ये रेक्टेंगल अलग, दोनों को ले लेना है और दोनों को डेराइव कर देना है, ठीक है। एस की जगह मतलब इसका एरिया एक बार ए बी डी प्लस ओ ए डी सी, ये हो जाएगा एस। दूसरी बार में आपको क्या करना है, एस निकालने के लिए इसको एक होल ट्रेपेजियम मान लेना है, और ट्रेपेजियम का एरिया आप जानते हो, जो पैरेलल साइड का एडिशन 1/2 इंटू पैरेलल साइड का एडिशन ओ ए प्लस बी सी, और इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि ओ सी। तो यहाँ से एस निकालोगे, थर्ड इक्वेशन डेराइव होगी, और इस वाले से एस निकालोगे तो सेकंड इक्वेशन डेराइव होगी। तो बच्चों आपकी महफिल आज समाप्त होने वाली है, सिर्फ एक चीज़ और बची है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं और सर्कुलर मोशन क्या है देख लेते हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दे रखा है। आप कभी ट्रैक पे दौड़ने गए हो, क्या आपने कभी ट्रैक पे दौड़ना चालू किया, नहीं किया तो करो ना यार, सोते सोते खाते पीते सोते रहोगे। ओ ए बी डी ये ट्रैक है, आप इसमें दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो, इधर चले, मैं इधर चला, फिर मैं इधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ऐसे करके आप इधर चारों तरफ जाके ओ पॉइंट पे वापस लौट के। अब बताओ कितने बार आपकी डायरेक्शन चेंज हुई, एक बार ए पर हुई 1, एक बार बी पे हुई 2, एक बार यहाँ पर हुई 3, और वापस जाओगे तो ये 4th बार, यानी कि टोटल ऐसी ट्रैक पे दौड़ते रहोगे तो 4 बार डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5 टाइम्स कर देता हूँ। इसमें यदि आपको दौड़ना है तो 5 बार डायरेक्शन चेंज होगी, 5 बार डायरेक्शन चेंज होगी। यदि ये 6 साइड बना दूँ तो 6 बार डायरेक्शन चेंज होगी। ऐसे इसको 8 वाला बना दूँ ऑक्टाहेड्रल तो 8 बार डायरेक्शन, ऐसे ही चेंज होती जाएंगी डायरेक्शन। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सर्किल बना देता हूँ। सर्किल कब बनता है, जब ये डायरेक्शन चेंज होने वाली इनफाइनाइट हो जाए, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो, तभी तो सर्किल बनेगा, यानी कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो देखो यदि आप इसमें सर्किल में मोशन कर रहे हो और आपकी स्पीड सेम है 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड सेम है, तब भी आपकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। क्यों हो रही बताओ, क्यों नहीं बताओ, बताओ 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 बताओ। देखो बच्चों वेलोसिटी का रिलेशन किस किस से है, मैग्नीट्यूड से भी है प्लस डायरेक्शन से भी है।
तो आपका हो सकता है यूनिफॉर्म बोल रहे हैं ना, यूनिफॉर्म बोल रहे हैं यानी कि स्पीड तो सेम ही है। स्पीड सेम होने के बावजूद आपकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी सेम नहीं रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती रहती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी यहाँ पे यदि निकालनी हो अपने को, यदि एक पूरे सर्किल यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको यदि स्पीड निकालनी है तो स्पीड तो निकाल सकते हो। टोटल यदि इस ओ पॉइंट से चले और ओ पॉइंट पे वापस आ गए तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करें, इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल, और सर्कमफेरेंस सर्किल कितनी होती है 2πr, और टाइम लगा t, तो स्पीड तो निकाल लोगे आप। बट मैं पूछूं कि ओ तक आने में आपको वेलोसिटी, ओ तक आने में आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ओ तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना रहा आपका, ओ तक आने में बच्चों डिस्प्लेसमेंट रहा 0, क्योंकि जहाँ से चले वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा फर्स्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखता है, उससे मतलब नहीं बीच में आप कैसे चले। तो इनिशियल इस पॉइंट से चले और इसी पॉइंट पर आ गए, यानी कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ में आ गया। अब देखो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होती है, इसका एक एग्जांपल भी है। आप खड़े हो बच्चों पार्क में, आपने हाथ में एक रस्सी लो और उसको एक पत्थर बांध लो उसके साथ, और उसको तेज़ी से घुमाओ, सर्कुलर मोशन ऐसे घुमाओ, सर्कुलर मोशन घुमाओ घुमाओ, और इस एक बार इस वाली डायरेक्शन मतलब किसी एक पॉइंट पे छोड़ो, तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पर उसकी जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी थी वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आपने किसी दूसरे पॉइंट पे छोड़ा तो जो स्टोन है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, थर्ड पे छोड़ा तो थर्ड में, फोर्थ में, मतलब जिस टाइम पर आप छोड़ रहे हो उस टाइम पे टेंजेंशियल वेलोसिटी जो उसकी होगी वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि आप इस सर्किल के अकॉर्डिंग देखो, यदि आपने इस वाले पॉइंट पे छोड़ दिया तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी हमेशा जो उस पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे जिस टेंजेंशियल मूवमेंट जो होता है ना वो उधर मूव करता है उसी डायरेक्शन से। यदि आपने इस पॉइंट पे छोड़ा होता तो ये इधर मूव करता है, इस पॉइंट पे तो इधर, मतलब हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग जिधर भी मूव। तो आप इसको क्लियर कट देख सकते हो। आप पत्थर लो, रस्सी से बांधो और उसको हर टाइम पे हर बार आप अलग अलग पॉइंट पे जाके छोड़ दो, आपको पता चलेगा कि अलग अलग मतलब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलग अलग आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, इसीलिए जो मोशन होता है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, जबकि स्पीड कांस्टेंट हो भी सकती और नहीं हो सकती। ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड भी चेंज हो रही हो, स्पीड भी चेंज हो रही हो हर पॉइंट पे, वो तो डिपेंड करता है। बट स्पीड चेंज नहीं भी हो रही तब भी वेलोसिटी सेम नहीं रहती सर्कुलर मोशन में। क्यों नहीं रहती ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया, समझ में आया। अब आप क्या करोगे, आप वीडियो देखो कुछ यूट्यूब पे, हैमर थ्रो, या फिर हैमर थ्रो के देख लो, या फिर आप देख लो एक डिस्कस थ्रो की, डिस्कस थ्रो। तो आप देखना डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो में जो उनको खेलने वाले होते हैं वो कैसे मूव कराते हैं डिस्कस को। वो क्या करेंगे, पहले अपना पूरा सर्कुलर मोशन खुद घूमते हैं, उसके बाद डिस्कस को फेंकते हैं, तो जिस पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी होती है ना, डिस्कस उसी डायरेक्शन में चला जाता है। ये देखना आपको तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास ख़त्म हुई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।